व्हाट्सअप गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पीएचपी प्रोग्रामिंग स्टार्टिंग से लेके एंड तक सिखाऊंगा। तो इस एक वीडियो में हम लोग पीएचपी प्रोग्रामिंग सीखेंगे। पीएचपी प्रोग्रामिंग सीखने से पहले हम लोग को ये जानना जरूरी है कि पीएचपी प्रोग्रामिंग क्या होता है। पीएचपी एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो कि हमको सर्वर साइड कोड लिखने में मदद करती है। बिना टाइम को वेस्ट किए मैं फटाक से इंस्टॉलेशन पे जाऊंगा, अपना गूगल क्रोम खोलूंगा और फिर गूगल पे जाकर लिखूंगा इंस्टॉल जैम्प। अब ये जैम्प क्या होता है? जैम्प एक अपाचे का डिस्ट्रीब्यूशन है जो आपको पीएचपी, MySQL और भी बहुत सारी चीजें एक पैकेज में देता है। तो आप लोग सिंपली अपाचे फ्रेंड्स की वेबसाइट पे जाइए और वहां से जैम्प डाउनलोड कर लीजिए। मैं यहाँ पे PHP 7.2.5 वाला डाउनलोड कर रहा हूँ। अगर आपका सिस्टम 64 बिट भी है तब भी आप लोग 32 बिट का जैम्प डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि ये 32 बिट में ही अपाचे फ्रेंड्स की वेबसाइट पे अवेलेबल है। अगर आप लोग विंडोज पे काम करें तो, अगर आप लोग लिनक्स वगैरह में काम कर रहे हैं तो आप लोग यहाँ से 64 बिट भी डाउनलोड कर सकते हैं। एनीवेज, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मेरा जैम्प यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है। मैं इसको बार बार डाउनलोड नहीं करूंगा, मैं इसको ऑलरेडी डाउनलोड करके इंस्टॉल कर चुका है, इसलिए मैं अभी इस डाउनलोड को कैंसिल कर दूंगा। आप लोग इस सॉफ्टवेयर को फटाक से इंस्टॉल कर लीजिए और इंस्टॉल करने के बाद ये आपके कंप्यूटर में यहाँ पर एक फोल्डर बना देगा। आप लोग को जाना होगा अपने माई कंप्यूटर में, फिर आप लोग को लोकल डिस्क में जाना पड़ेगा। उसके बाद ये जैम्प नाम का फोल्डर बना देगा। आप लोग जैम्प में डबल क्लिक करके htdocs में डबल क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर आप लोग अपनी वेबसाइट्स रख सकते हैं। htdocs फोल्डर के अंदर हर एक फोल्डर एक नई वेबसाइट को दर्शाता है। हम लोग आगे इसको और अच्छे से देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को एक और चीज डाउनलोड करवाना चाहता हूँ। उसका नाम है सबलाइम टेक्स्ट, जो कि एक सिंपल सा टेक्स्ट एडिटर है और मैं उसको हाईली रिकमेंड करता हूँ। तो आप लोग जाइए गूगल पे, लिखिए डाउनलोड सबलाइम टेक्स्ट 3 और आप लोग को यहाँ पर सबलाइम टेक्स्ट की वेबसाइट खुल जाएगी। आप लोग वहां से सबलाइम टेक्स्ट को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए। अगर आप लोग विंडोज के 64 बिट में है तो आप लोग विंडोज 64 बिट पर डाउनलोड कीजिए। मैक वगैरह या लिनक्स में है तो आप लोग लिनक्स के लिए डाउनलोड कीजिए। इसको डाउनलोड करना है बहुत ही आसान है। ये 8.7 MB का छोटा सा सॉफ्टवेयर है। मैं इसको कैंसिल कर दूंगा क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लिया है। जैसे ही आप लोग इसको इंस्टॉल करेंगे आप लोग अपने स्टार्ट पे क्लिक करके सबलाइम सर्च कीजिए और उसके बाद आप लोग सबलाइम टेक्स्ट 3 को खोल लीजिए। मेरा पुराना कोड यहाँ पर रखा हुआ है, मेरा एक फोल्डर ऑलरेडी यहाँ पे खुला हुआ है, इसलिए मैं फाइल पे जाकर एक नया फोल्डर खोलूंगा। मैं क्लिक करूंगा ओपन फोल्डर पे और उसके बाद मैं यहाँ पर कोई भी फोल्डर खोल सकता हूँ। फोल्डर खोलने से पहले मैं एक नई वेबसाइट यहाँ पर बनाना चाहूँगा। मैं जाऊँगा अपने htdocs फोल्डर में जो कि जैम्प के अंदर है। वहाँ पे राइट क्लिक करूँगा, न्यू पे क्लिक करूँगा, फोल्डर पे क्लिक करूँगा और लिखूँगा कोड और उसके बाद एंटर मार दूंगा। तो मेरे एक नए प्रोजेक्ट का नाम है कोड, जो कि मैंने htdocs के अंदर बना लिया है। अगर आप लोग को ये सही से समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग सिंपली स्टेप्स को फॉलो कीजिए। जैम्प इंस्टॉल कीजिए, लोकल डिस्क में जाइए, जैम्प में जाइए, htdocs में जाइए, वहाँ पर एक कोड नाम का फोल्डर बनाइए। उसके बाद सबलाइम टेक्स्ट इंस्टॉल कीजिए। सबलाइम टेक्स्ट को ओपन कीजिए, फाइल में जाइए, ओपन फोल्डर में जाइए और उसके बाद आप लोग दिस PC में जाकर अपना कोड वाला फोल्डर खोलिए। लोकल डिस्क, जैम्प, htdocs और कोड को सेलेक्ट करके आप लोग सेलेक्ट फोल्डर में क्लिक कीजिए। आपका कोड वाला फोल्डर यहाँ पे खुल जाएगा। मैं पुराने वाले फोल्डर को बंद कर दूंगा और नए वाले फोल्डर को मैक्सिमाइज कर लूंगा। अब यहाँ पर मैं अपना PHP का कोड लिख सकता हूँ। मैं फाइल न्यू में क्लिक करूंगा या फिर Ctrl+N दबाऊंगा। उसके बाद मैं यहाँ पर एक नई PHP फाइल बना सकता हूँ। इस फाइल में मैं एक डॉट लगा दूंगा या फिर कुछ भी लिख दूंगा। मान लीजिए मैंने दिस लिख दिया और Ctrl+S करके इसको सेव कर दूंगा। सेव करने के लिए मैं वापस से अपने उसी फोल्डर में जाऊंगा, दिस PC, C, जैम्प, htdocs और कोड, और मैं इस फाइल को नाम दे दूंगा index.php। तो मेरी index.php यहाँ पर बन चुकी है। यहाँ पर मैं अपना PHP कोड लिखूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को थोड़ा सा बता देता हूँ PHP क्या होती है। PHP एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, यानी कि वो सर्वर पर कोड रन करने में मदद करती है। इस चीज़ को समझाने के लिए मैं आप लोगों को क्लाइंट साइड और सर्वर साइड के बारे में बताना चाहूँगा। तो क्लाइंट साइड हमारा वो कोड होता है जो कि हम लोग को अपने ब्राउजर में देखने को मिलता है। सर्वर साइड वो कोड होता है जो कि हमारा सर्वर भेजता है। जैसे कि मान लीजिए आप facebook.com में जाते हैं और उसके बाद आप लोग वहाँ पे लॉगिन करते हैं। तो जैसे ही आप लॉगिन डिटेल्स भेजते हैं फेसबुक के सर्वर को, फेसबुक का सर्वर कुछ कोड रन करके उन लॉगिन क्रेडेंशियल्स को चेक करता है कि वो उनके ब्राउजर में है या नहीं। अगर वो उनके ब्राउजर में होता है तो वो करस्पॉन्डिंग अकाउंट की डिटेल्स यानी कि फोटोज, न्यूज फीड, मैसेजेस वगैरह वगैरह आपके ब्राउजर में वापस से भेज देता है। तो ये जो चेक करने का प्रोसीजर है, जो सर्वर पे कोड रन होता है, जो कि वो आप लोग को नहीं दिखाना चाहते हैं, वो PHP में होता है। और जो क्लाइंट साइड का कोड होता है वो आप लोग देख सकते हैं। राइट क्लिक करें, व्यू पेज सोर्स में जाएं, ये आपका क्लाइंट साइड का कोड है जो कि आपके सर्वर ने बनाकर भेजा है। सर्वर ने इस कोड को किस तरह जनरेट किया ये आप लोग नहीं देख सकते, क्योंकि वो सर्वर पे रन कर रहा है और वो सीक्रेट कोड है। तो कोई भी वेबसाइट अगर PHP में लिखी हुई है तो आप उसकी .php का कोड नहीं देख सकते अगर वो साइट आपकी नहीं है। अगर वो साइट आपकी है तो आप
ऑब्वियसली अपने कंट्रोल पैनल में जाकर उसको देख सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को क्लाइंट साइड और सर्वर साइड समझ में आया होगा। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा नए हैं इस फील्ड में तो शायद आप लोग को थोड़ा कम समझ में आए, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी आप आगे बढ़ते जाइए, वीडियो को आगे देखते जाइए और जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे करते जाइए। और अगर आप लोग को समझ में थोड़ा कम भी आ रहा है आप लोग सिर्फ फॉलो करते जाइए एक बार में, और दूसरी तीसरी बार जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप लोग को और क्लियरली समझ में आएगा। तो हम लोग ने ऑलमोस्ट अपना सब कुछ सेटअप कर लिया है। अब मैं आप लोग को थोड़ा जैम्प के बारे में बताता हूँ। आप लोग जैम्प लिखिए अपने स्टार्ट बटन में क्लिक करके और जैम्प कंट्रोल पैनल खोलिए। जैम्प बेसिकली अपाचे, माइएसक्यूएल, फाइलजिला, मरकरी, टॉमकैट इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को एक सॉफ्टवेयर में कंबाइन करके हमको देता है। अभी हम लोग सिर्फ अपाचे सर्वर यूज करेंगे, आप लोग स्टार्ट पे क्लिक कीजिए, और माइएसक्यूएल डेटाबेस यूज करेंगे, उसमें भी आप लोग स्टार्ट पे क्लिक कीजिए। तो ये दोनों आपके स्टार्ट हो जाएंगे। बाय एनी चांस अगर आप लोग ये स्टार्ट नहीं होते हैं तो आप लोग मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। और मैं आप लोग को एक चीज और रिकमेंड करूंगा कि जो स्काइप होता है आप लोग उसको बंद कर दीजिए। लोगों के कंप्यूटर में नीचे स्काइप चलता रहता है और फॉर सम रीजन उसका पोर्ट सेम रहता है अपाचे के पोर्ट से और कुछ प्रॉब्लम्स वो क्रिएट करता है। जो एग्जैक्ट एरर है वो तो देखने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये रन कर जाता है। जैसे कि आप लोग देखिए मेरे केस में ये रन हो गया है। तो आप लोग स्टार्ट पे क्लिक कीजिए और अगर आपका स्काइप खुला हुआ है तो उसको बंद कीजिए और उसके बाद ट्राई कीजिए, आपका रन हो जाएगा। 90% ऑफ द केसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। आप लोग इसको मिनिमाइज कीजिए और आप लोग एक नई टैब खोलिए और लिखिए लोकल होस्ट। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं लोकल होस्ट का होम पेज हमारे पास आ गया है। जैम्प ने अपना होम पेज दिखा दिया है। आप लोग PHP माई एडमिन खोल सकते हैं यहाँ से, और आप लोग कोई भी वेबसाइट खोल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं अगर लिखूं लोकल होस्ट /कोड तो मेरी ये वेबसाइट खुलेगी जिसके अंदर अभी कुछ नहीं है। तो मैं सिंपली अभी यहाँ पर दिस लिखा हुआ है, मैं Ctrl+S करूंगा और यहाँ पे लिखूंगा लोकल होस्ट /कोड। और आप लोग देखिए दिस मुझे दिखा रहा है। मैंने अभी PHP कोड लिखना स्टार्ट नहीं किया है, मैंने सिंपली यहाँ पर दिस लिखा है और वो मुझे यहाँ पर ये दिखा रहा है। इसका मतलब मेरा एनवायरनमेंट सेटअप हो चुका है एंड वी आर रेडी टू राइट PHP कोड। PHP की थोड़ी और तारीफ करूं तो ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, इतनी पावरफुल कि जो सबसे बड़ा ब्लॉगिंग सिस्टम है जिसका नाम वर्डप्रेस है वो PHP में लिखा हुआ है। फेसबुक जो कि सबसे बड़ी सोशल मीडिया नेटवर्क है वो PHP में लिखी हुई है। और PHP इतनी आसान है कि ये एक बिगिनर की पहली सर्वर साइड लैंग्वेज बनने के लिए सबसे परफेक्ट है। तो चलिए अब चलते हैं अपने सबलाइम टेक्स्ट में और स्टार्ट करते हैं अपनी PHP की कोडिंग में। ये दिस हटा दूंगा। जब भी हम PHP को एज ए सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं तब हम लोग उसको HTML के अंदर लिखते हैं, यानी कि हम लोग को HTML थोड़ी बहुत PHP सीखने से पहले आनी चाहिए। अगर आप लोग को HTML नहीं आती है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा एक HTML के ट्यूटोरियल का, और आप लोग वहाँ पे मुश्किल से 15-20 मिनट में HTML सीख जाएंगे। सबलाइम टेक्स्ट डाउनलोड करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि जैसे ही आप लोग लेस देन साइन लिखते हैं और HTML लिखते हैं ये एक ड्रॉप डाउन देता है। अगर आप लोगों ने एंटर प्रेस किया तो आपका बेसिक HTML की जो टेम्पलेट है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो आप लोग को मेहनत कम करने की जरूरत पड़ेगी। मैं टाइटल के अंदर डाल दूंगा PHP ट्यूटोरियल। अगर आप लोग को HTML नहीं भी आता तो मैं आप लोग को बता दूं, आप लोग HTML लिखिए ये ओपन करके और एंटर मार दीजिए, आपका ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। वरना आप इसको मैनुअली भी टाइप कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग टाइटल के बीच में लिख दीजिए PHP ट्यूटोरियल और आपका जो बेसिक HTML पेज है वो बन चुका है। अब आप बॉडी के अंदर जो भी लिखेंगे दिस इज बॉडी, जो कुछ भी लिखेंगे आप लोग बॉडी के अंदर आप लोग को यहाँ पर दिखेगा। जैसे आप लोग देखिए मैं रिलोड करूंगा तो दिस इज बॉडी यहाँ पर लिखकर आ चुका है। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, बॉडी के अंदर मैं PHP कोड लिखूंगा। तो PHP कोड को हम लोग स्टार्ट करते हैं <? PHP से, और उसके बाद हम लोग इसको क्लोज करते हैं $! से। अब इसके अंदर मैं जो भी कोड लिखूंगा वो PHP कोड होगा। मैं दिस इज बॉडी को हटा देता हूँ। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जब हम स्टार्ट करते हैं तो हम सबसे पहले टाइप कराते हैं हेलो वर्ल्ड। PHP में प्रिंट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं एको फंक्शन को। जैसे देखिए मैंने एको लिखा, इसने ऑटोमेटिकली मुझे एक ड्रॉप डाउन दिया, मैं एंटर मारूंगा, इसने मुझे एको का सिंटेक्स कंप्लीट करके दे दिया। मैं लिखूंगा हेलो वर्ल्ड और आप लोग देखिए कि ये हेलो वर्ड जो है मेरा कंप्लीट हो गया। तो एको स्पेस डबल कोट्स हेलो वर्ड डबल कोट सेमीकोलन से हम लोग PHP में हेलो वर्ड प्रिंट करा सकते हैं। आप लोगों को एक बात ध्यान रखने की ज़रूरत है कि PHP में कोई भी स्टेटमेंट होता है वो सेमीकोलन से टर्मिनेट होता है। इसको मैं Ctrl+S से सेव कर दूंगा। उसके बाद मैं अपने वेब पेज को रिलोड करूंगा। जैसे ही मैं अपने वेब पेज को रिलोड करूंगा देखिए यहाँ पर आ गया है हेलो वर्ड्स, का मतलब हमारा जो PHP इन्वायरमेंट है वो काम कर रहा है। तो हम लोग करते हैं एको का यूज किसी भी चीज को PHP में प्रिंट कराने के लिए। अब बात करते हैं कमेंट्स की। जब भी हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड करते हैं तो हम लोग चाहते हैं कि अपने कोड के अंदर ही हम कुछ ऐसे नोट्स लिख लें जो कि हम बाद में देख पाएं। जैसे मान लीजिए अगर मैं लिखना चाहता हूँ कि लाइन नंबर 8 से लाइन नंबर 10 तक PHP में मैंने कोडिंग की है और लाइन नंबर 11 से किसी दूसरे एम्प्लॉय ने कोडिंग की है, तो मैं यहाँ पर मेंशन कर सकता हूँ। तो PHP के अंदर अगर आप कुछ भी कमेंट लिखना चाहते हैं तो आप लोग डबल/ से सिंगल लाइन कमेंट लिख सकते हैं। जैसे ही आप $/ लगाएंगे और लिखेंगे दिस इज अ स्ट्रिंग कमेंट,
तो आपका ये सिंगल लाइन कमेंट आ जाएगा और ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। मैं कंट्रोल एस करके आप लोग को अपना वेब पेज रिलोड करके दिखाता हूँ। देखिए कोई फर्क नहीं पड़ा। टू द कॉन्ट्रेरी अगर मैं ये डबल स्लैश हटा दूंगा और इसको कंट्रोल एस करके रन करूंगा तो मुझे मिलेगा एरर, बोलेगा सिंटैक्स एरर ऑन लाइन नंबर 9, क्योंकि ये एक वैलिड PHP कोड नहीं है। तो मैं इसको वापस से डबल स्लैश लगाकर कमेंट बना दूंगा। अपने IDE में भी अगर आप लोग देखें तो डबल स्लैश से लिखा हुआ कमेंट ग्रे कलर से आ रहा है। PHP में सिंगल लाइन कमेंट लिखने का एक और तरीका होता है, आप लोग डबल स्लैश की जगह हैश भी लगा सकते हैं। देखिए जैसे मैं इसको सेव करके अपना वेब पेज रिलोड करूंगा तो हेलो वर्ड वापस से आ गया। इसका मतलब हैश लिखकर भी हम लोग सिंगल लाइन कमेंट लिख सकते हैं। अगर आप लोग मल्टी लाइन कमेंट लिखना चाहते हैं तो आप लोग को लिखना पड़ेगा एक फॉरवर्ड स्लैश, उसके बाद आप लोग को बनाना पड़ेगा स्टार, उसके बाद आप लोग को अपना मल्टी लाइन कमेंट लिखना पड़ेगा दिस इज अ मल्टी लाइन कमेंट, और उसके बाद आप लोगों को लगाना पड़ेगा एक और स्टार और फॉरवर्ड स्लैश। अब ये जो लाइन नंबर 13 से लाइन नंबर 18 तक आप लोग देख रहे हैं वो एक मल्टी लाइन कमेंट है। मैं आप लोग को इसको सेव करके और इसको रिलोड करके दिखाता हूँ। देखिए कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब इसने लाइन नंबर 13 से लेकर लाइन नंबर 18 को इग्नोर कर दिया क्योंकि वो एक मल्टी लाइन कमेंट था, और लाइन नंबर 9 को भी इग्नोर कर दिया क्योंकि वो एक सिंगल लाइन कमेंट था। मैं स्ट्रिंग को सिंगल लाइन कमेंट कर देता हूँ। तो ये थे हमारे PHP में कमेंट्स। अब मैं आप लोग को बताऊंगा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। अगर हमको कोई भी स्ट्रिंग या नंबर अपने कंप्यूटर प्रोग्राम में स्टोर कराना है तो हम लोग बनाते हैं वेरिएबल्स मैं PHP में बनाऊंगा डॉलर साइन का इस्तेमाल करके। ये PHP का सिंटैक्स होता है। मैं लिखूंगा $a = 123, सेमीकोलन लगाना मत भूलिएगा। उसके बाद मैं लिख दूंगा $b = 44, और मैं उसके बाद कर सकता हूँ एको स्पेस $a प्लस $b। इसको मैं कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ और उसके बाद मैं अपने प्रोग्राम को जैसे ही लोड करूँगा, देखिए इसने मुझे 167 दिखा दिया है जो कि 123 और 144 को ऐड करने के बाद आता है। तो हम लोग यहाँ पर अरिथमेटिक ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं। थोड़ी सी बात करते हैं केस सेंसिटिविटी की। अगर मैं एको को कैपिटल E से स्टार्ट करूँ तब भी ये एक वैलिड PHP सिंटैक्स होगा, लेकिन वेरिएबल का नाम अगर आप लोग कैपिटल अलग और स्मॉल अलग बनाते हैं तो वो दो अलग अलग वेरिएबल ट्रीट किए जाएंगे। इस चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैं B को कैपिटल A कर दूंगा, यहाँ पर भी B को कैपिटल A कर दूंगा, और जैसे मैं कंट्रोल S करूंगा आप लोग देखिए मेरा 167 वैसे का वैसे ही रहेगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसने $a और $A को दो अलग अलग वेरिएबल की तरह ट्रीट किया। हम लोग अपने वेरिएबल्स में स्ट्रिंग भी बना सकते हैं। जैसे मैं अगर लिखूँ $str1 = दिस इज अ स्ट्रिंग। आप लोग एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब भी आप स्ट्रिंग बनाते हैं तो आप लोग उसको डबल कोट से स्टार्ट और डबल कोट से एंड करें। PHP में वेरिएबल बनाने के कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि वेरिएबल एक डॉलर साइन से स्टार्ट होना चाहिए, उसके बाद वेरिएबल का नाम आना चाहिए, वेरिएबल एक लेटर से स्टार्ट होना चाहिए या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए। नंबर या स्पेशल कैरेक्टर से वेरिएबल स्टार्ट नहीं हो सकता। पूरे वेरिएबल के नाम में सिर्फ अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स और अंडरस्कोर्स ही आ सकते हैं, उसमें स्पेशल कैरेक्टर जैसे डॉलर वगैरह नहीं आ सकते। और वेरिएबल नेम्स केस सेंसिटिव होते हैं, जैसे कि हम लोगों ने अभी देखा स्मॉल ए और कैपिटल ए के केस में। अगर मुझे str1 को इस केस में प्रिंट कराना है तो मैं लिख दूंगा एको $str1 और सेमीकोलन। कंट्रोल एस से मैं करूंगा सेव और इसको मैं रीलोड करूंगा तो देखिए यहाँ पर आ गया दिस इज अ स्ट्रिंग। अभी भी मैं अपनी स्ट्रिंग के बाद एक न्यू लाइन ऐड करना चाहता हूँ तो मैं लगाऊंगा \n होता है न्यू लाइन कैरेक्टर। इसी तरह मैं एक न्यू लाइन कैरेक्टर लगा दूंगा अपने ये वाले वेरिएबल में और अपने इस एको के बाद। कंट्रोल एस से प्रोग्राम को करूंगा सेव और उसके बाद मैं कर दूंगा इसको रीलोड और आप लोग देखिए एक न्यू लाइन कैरेक्टर मैंने लगाया था लेकिन एक स्पेस आ गई है। ये जो न्यू लाइन थी वो हमारे सिंटेक्स में नहीं दिखी, यानी कि हमारा जो आउटपुट था उसमें ये नहीं आई। इसका रीज़न ये है कि जो भी मैं यहाँ पर लिखूंगा वो फाइनली इस बॉडी टैग के अंदर आ जाएगा और बॉडी टैग के अंदर अगर आप लोग BR के बिना कोई भी न्यू लाइन ऐड करते हैं तो उस न्यू लाइन को इग्नोर कर देता है। ये HTML का रूल होता है, अगर आप लोग को कभी भी न्यू लाइन ऐड करनी है तो आप लोग को एक BR लगाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा BR और यहाँ पर भी मैं लिखूंगा BR और यहाँ पर भी लिखूंगा एक BR टैग HTML में न्यू लाइन होता है, इसलिए हमारा ये अब न्यू लाइन में आ जाएगा। तो ये थे हमारे PHP में वेरिएबल्स। अब हम लोग बात करेंगे PHP में डेटा टाइप्स की। तो PHP में जो मेन डेटा टाइप्स होते हैं वो होते हैं स्ट्रिंग्स, इंटीजर्स, फ्लोट्स, बूलियंस, एरेज, ऑब्जेक्ट्स और नल। बात करते हैं PHP में स्ट्रिंग की। मैंने ऑलरेडी आप लोग को एक स्ट्रिंग बनाकर यहाँ पर PHP में दिखाई है। तो अगर मैं $str1 = दिस इज अ स्ट्रिंग डबल कोट्स में लिख दूं तो एक स्ट्रिंग बन जाएगी। अब मान लीजिए मुझे अपने वेरिएबल का डेटा टाइप निकालना है तो मैं यहाँ पर लिखूंगा where_data
इसको डंप और उसके अंदर मैं लिख दूंगा वेरिएबल का नाम $str1 और उसके बाद मैं लगा दूंगा यहाँ पे सेमी कॉलन। उसके बाद मैं कंट्रोल एस से इसको सेव करूंगा और उसके बाद जैसे ही मैं रिलोड करूंगा आप लोग देखिए कह रहा है स्ट्रिंग 21 यानी कि इसकी लेंथ है 21 कैरेक्टर्स। तो ये मुझे बता रहा है कि ये एक स्ट्रिंग डेटा टाइप है और इसकी लेंथ है 21 यानी कि इसमें है 21 कैरेक्टर्स। इसी तरह मैं यही फंक्शन अपनी इंटीजर वेरिएबल्स में भी लगा सकता हूँ, जैसे कि आप लोग देखिए अगर मैं लिखूंगा यहाँ पर $a और उसके बाद मैं इसको सेव करूँगा, उसके बाद मैं इसको रिलोड करूँगा। आप लोग देखिए कह रहा है इंट 123 यानी कि एक इंटीजर है जिसकी वैल्यू है 123। तो हम लोग var डम फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो एक और डेटा टाइप होता है वो होता है फ्लोट। अगर मैं कोई फ्लोटिंग पॉइंट नंबर बनाना चाहता हूँ मैं सिंपली लिखूँगा 123.33 और इसको मैं सेव करूँगा। अब ए मेरा एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, जैसे ही मैं इसको रिलोड करूंगा देखिए बन गया फ्लोट और ये कह रहा है इसकी वैल्यू है 123.33। इसी तरह पीएचपी में हमारे पास बूलियन वेरिएबल्स भी होते हैं। अगर मैं यहाँ पर लिखूं $x इक्वल्स टू ट्रू और $y इक्वल्स टू फॉल्स तो ये दोनों मेरे बूलियन वेरिएबल्स हैं। मैं सेमी कॉलन लगा दूंगा। इस तरह के वेरिएबल्स को हम लोग लॉजिक बनाते टाइम यूज़ करते हैं जब हम चेक कराना चाहते हैं कि कोई कंडीशन ट्रू है या नहीं। आगे हम इफ एल्स में इन वेरिएबल्स का यूज़ देखेंगे। अब मैं इस सारा का सारा कोड इस मल्टी लाइन कॉमेंट में डाल दूंगा और मैं नया कोड लिखूंगा, जैसे कि आप लोग देखिए मैंने ये मल्टी लाइन कमेंट में डाल दिया है। ये सारा का सारा कोड मल्टी लाइन कमेंट बन चुका है। मैं इसको कमेंट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं ये कोड आप लोग को बाद में देना चाहता हूँ। अब मैं यहाँ से फ्रेश नया कोड लिखूंगा। मैं डेमोन्स्ट्रेट करूँगा आप लोग को पीएचपी का एरे यानी कि एरे पीएचपी में क्या होता है। मान लीजिए मैं एक एरे बनाना चाहता हूँ फ्रूट्स का, तो मैं लिखूँगा यहाँ पर $fruits इज इक्वल टू, उसके बाद मैं एरे कीवर्ड का यूज़ करूँगा, एंटर मारूँगा और ये कह रहा है एरे का आप लोग नाम लिखिए। ऑलरेडी ये सबलाइम टेक्स्ट मुझे सिंटेक्स कंप्लीट करके दे रहा है। मैं भी इसको मिटा दूंगा, मैं अपने हिसाब से एरे बनाऊंगा। मैं यहाँ पर लिख दूंगा एप्पल, उसके बाद मैं एक कॉमा लगा के लिखूंगा ऑरेंज, उसके बाद मैं एक और कॉमा लगा के लिखूंगा ग्रेप्स। इसको मैं कंट्रोल से सेव कर दूंगा और var डम फंक्शन यहाँ पर फिर से रन करके आप लोग को दिखाऊंगा। और आप लोग देखिए जैसे मैं var डम फंक्शन को रन करके कंट्रोल एस करके अपने प्रोग्राम को रिलोड करता हूँ तो ये मुझे बता रहा है कि एक एरे है जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं। 0th इंडेक्स पर है एक स्ट्रिंग जिसका नाम है एप्पल, 1st इंडेक्स पर भी एक स्ट्रिंग है जिसका नाम है ऑरेंज, 2nd इंडेक्स पर एक स्ट्रिंग है उसका नाम है ग्रेप्स। तो ये था हमारा एरे। हम लोग इस तरह एरे बना सकते हैं। अगर हम अपने किसी भी पीएचपी वेरिएबल में कोई वैल्यू नहीं देना चाहते, यानी कि हम डिनोट कराना चाहते हैं कि इस वेरिएबल में अभी कोई वैल्यू नहीं है, तो हम एक var1 नाम का वेरिएबल बनाते हैं और उसके बाद उसमें लिखेंगे var1 इक्वल्स टू नल। नल का मतलब है कोई वैल्यू नहीं, यानी इसके अंदर अभी कोई वैल्यू नहीं है। तो बाय डिफ़ॉल्ट आप अगर कहना चाहते हैं कोई वैल्यू नहीं तो आप लोग नल का यूज़ कर सकते हैं। पीएचपी में एक बिल्ड इन वैल्यू है नल जिसको आप लोग यूज़ कर सकते हैं ये सिग्निफाई करने के लिए कि इस वेरिएबल में अभी कुछ नहीं है। मैं वापस से इस सारे को मल्टी लाइन कॉमेंट के अंदर डाल दूंगा। इसको मैं यहाँ से हटाकर यहाँ डाल दूंगा। ये सारा का सारा मल्टी लाइन कॉमेंट बन चुका है। मैं अपने कोड को मिटाने की जगह कॉमेंट इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे ये कोड आप लोग को देना है। अब हम लोग बात करते हैं स्ट्रिंग की। अगर मैं एक स्ट्रिंग बनाऊँ, लिखो $str1 इक्वल्स टू माई नेम इज़ हैरी, सेमीकोलन लगाना आप लोग कभी मत भूलिएगा। अब मैं अगर एको कराऊँ str1 तो इसका आउटपुट क्या होगा। strlen स्ट्रिंग की लेंथ बताता है तो इसलिए इसका आउटपुट 16 है। अगर आप लोग इसको गिने तो आप देखिए वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 यानी कि इसकी लेंथ 16 है, इसलिए ये मुझे 16 आउटपुट दे रहा है। अब अगर मान लीजिए आप इसमें नंबर ऑफ वर्ड्स काउंट करना चाहते हैं तो आप लोग यूज़ कर सकते हैं str वर्ड काउंट फंक्शन का। उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा str वर्ड काउंट, उसके बाद स्ट्रिंग का नाम जो कि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है। मैं कंट्रोल से सेव करूँगा। यहाँ पर एक न्यू लाइन देने के लिए मैं एको कराऊँगा br जो कि एक HTML का टैग होता है। इसके बाद मैं इसको कंट्रोल एस कर दूँगा और जैसे ही मैं इसको रिलोड करूँगा देखिए मुझे एक एरर मिल रहा है। एरर क्यों मिल रहा है देखते हैं। लाइन नंबर 40 में ये कह रहा है लाइन नंबर 40 में एरर है, मुझे प्लस की जगह कॉमा लगाना चाहिए, ये गलती हो गई। कंट्रोल एस से करता हूँ सेव और रिलोड करूँगा तो मुझे मिल रहा है 16 और 4 क्योंकि इसमें 4 वर्ड्स हैं 1 2 3 4। तो हम किसी भी स्ट्रिंग के वर्ड काउंट को अगर पाना चाहते हैं तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं str वर्ड काउंट फंक्शन का। अगर हम किसी भी स्ट्रिंग को रिवर्स करना चाहते हैं तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं strrev फंक्शन का। तो इसको देखिए किस तरह यूज़ करते हैं। आप लोग लिखिए strrev और मैं इसी स्ट्रिंग को रिवर्स करके दिखाऊंगा। उससे पहले मैं यहाँ पर एक br टैग डाल देता हूँ ताकि सारी चीज़ें न्यू लाइन में आएँ। कंट्रोल एस से सेव करता हूँ। जैसे ही मैं इसको रिलोड करूँगा आप लोग देखिए ये मुझे उल्टी दिखा रही है। अब अगर आप इस स्ट्रिंग को उल्टा पढ़ेंगे देखिए माई नेम इज़ हैरी आप लोग पढ़ पाएंगे।
अगर हम लोग चाहते हैं कि अपनी स्ट्रिंग के अंदर हम लोग कोई वर्ड सर्च करें, मान लीजिए स्ट्रिंग एक किताब जितनी बड़ी स्ट्रिंग होती है, यानी कि पूरी बुक का टेक्स्ट इसके अंदर होता है, और मैं इसमें हैरी फाइंड करना चाहता हूँ, तब मैं यहाँ पर लिखूँगा एको और मैं यूज़ करूँगा strpos फंक्शन का, strpos। उसके बाद मैं अपनी स्ट्रिंग लिखूंगा, उसके बाद मैं लिखूंगा कौन सा वर्ड मैं स्ट्रिंग में सर्च करना चाहता हूँ। मान लीजिए मैं हैरी सर्च करना चाहता हूँ, कंट्रोल से सेव करूँगा और इसको जैसे मैं लोड करूँगा, आप लोग देखिए मुझे 11 आउटपुट कर रहा है। मुझे यहाँ पर भी एक न्यू लाइन ऐड करने के लिए BR जोड़ देना चाहिए, मैं जोड़ दिया, कंट्रोल से सेव, और देखिए 11 मेरा नई लाइन में आएगा। 11 ये इसलिए आ रहा है क्योंकि ये यहाँ से काउंट करना स्टार्ट कर रहा है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11th इंडेक्स से हैरी स्टार्ट है, इसलिए इसने मुझे इंडेक्स रिटर्न कर दी जहाँ से हैरी स्टार्ट है। तो आप लोग कोई भी वर्ड अगर सर्च करना चाहते हैं अपनी स्ट्रिंग में, तो आप लोग strpos फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद एक और फंक्शन मैं आप लोग को दिखाऊंगा जिसका नाम है str_replace। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और ये BR टैग ऊपर वाले में भी लगा देता हूँ ताकि सारे आउटपुट्स न्यू लाइन में आए। str_replace आप क्या सर्च करना चाहते हैं, उसको आप किससे रिप्लेस करना चाहते हैं और आप किस स्ट्रिंग में ऐसा करना चाहते हैं, ये 3 चीज़ें आपसे लेता है। तो मैं सर्च की जगह डाल दूंगा इज़, और मैं रिप्लेस की जगह डाल दूंगा और सब्जेक्ट की जगह डाल दूंगा मैं $str1। कंट्रोल ऐसे करेंगे, इसको सेव और हम करेंगे रीलोड अपने पेज को। देखिए मुझे बता रहा है माई नेम आर हैरी, इसने इस को आर से रिप्लेस कर दिया है str1 में, यानी कि ये वाली स्ट्रिंग में। तो ये थे स्ट्रिंग के कुछ फंक्शंस। मैं आप लोग को एक और यहाँ पर सजेशन देना चाहता हूँ कि कभी भी आप लोग अगर स्ट्रिंग्स के साथ काम कर रहे हैं तो आप लोग स्ट्रिंग के बहुत सारे तमाम जो फंक्शन है वो PHP की वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। आप लोग को सिंपली गूगल सर्च करना है PHP स्ट्रिंग्स, और जैसे आप लोग ऐसा करेंगे आप लोग को PHP स्ट्रिंग्स मिल जाएंगी। मुझे इंटरनेट से कनेक्ट होना पड़ेगा, तो इंटरनेट से कनेक्ट होते ही आप लोग देखिए यहाँ पर ये PHP स्ट्रिंग्स मुझे मिल गई है। PHP की मैनुअल ऑनलाइन अवेलेबल है php.net पर, आप लोग इस मैनुअल को फॉलो कर सकते हैं। ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है PHP की, इसलिए आपको कोई भी स्ट्रिंग का फंक्शन याद करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसको भी बंद कर दूंगा, वापस से अपने इसमें आऊँगा और इसको कॉमेंट आउट कर दूंगा। अब हम लोग बात करेंगे PHP में कॉन्स्टेंट्स की। कॉन्स्टेंट्स आइडेंटिफायर होते हैं कोई एक सिंपल वैल्यू के लिए, जिनकी वैल्यू थ्रू आउट द स्क्रिप्ट चेंज नहीं हो सकती। मैं आप लोग को एक कॉन्स्टेंट बना के दिखाता हूँ। PHP की स्टार्टिंग में हम लोग उसको कोड के स्टार्टिंग में ही इंक्लूड करते हैं। आप लोग बाहर भी इंक्लूड कर सकते हैं, बट इट्स अ गुड प्रैक्टिस अगर आप लोग इसको कोड की स्टार्टिंग में इंक्लूड करें। एक कॉन्स्टेंट बनाने के लिए आप लोग को लिखना पड़ता है डिफाइन, और उसके बाद जैसे कि मान लीजिए मैं पाई लिखूँ और उसकी वैल्यू लिख दूँ 3.14 और इसको सेव कर दूँ। सेमीकोलन लगाना मत भूलिएगा। अब अगर मान लीजिए नीचे मैं लिखूँ एको पाई और कंट्रोल से मैं कर दूँ सेव, और उसके बाद मैं अपने इसको रिलोड करूँ तो आप लोग देखिए एरर दे रहा है। ये एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि वेरिएबल केस सेंसिटिव होते हैं। मैंने कैपिटल में PI लिखा था और मैंने यहाँ पर स्मॉल में लिख दिया। तो मैं अगर यहाँ पर एको पाई लिखूँ और उसके बाद इसको रिलोड करूँ तो आप लोग देखिए मुझे 3.14 दिखा रहा है। तो ये थे हमारे कॉन्स्टेंट्स ग्लोबल वेरिएबल होते हैं, यानी कि उसको थ्रू आउट द स्क्रिप्ट आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी फंक्शन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। फंक्शन मैं आप लोग को अभी बताऊंगा क्या होते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ऑपरेटर्स के बारे में बताऊंगा। हम लोग ये फंक्शंस के अंदर कॉन्स्टेंट्स वाली बात पर अभी थोड़ी देर में वापस आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को ऑपरेटर्स के बारे में बता देता हूँ। हमारे पास PHP में बहुत तरह के ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, स्ट्रिंग ऑपरेटर्स, एरे ऑपरेटर्स। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, क्योंकि वो हमारे प्रोग्राम के अंदर कंप्यूटेशन करने की जिम्मेदारी लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ एको दी वैल्यू ऑफ 3 + 4 इज, उसका मैं कॉमा लगा के लिख दूँ 3 + 4, उसका मैं कॉमा लगा के एक BR टैग लगा दूं ताकि सारी चीज़ें नई लाइन में आए। इसी तरह मैं तरह तरह के अरिथमेटिक ऑपरेशंस को अगर यहाँ पर लिखूं, जैसे प्लस, माइनस, टाइम्स, डिवाइड, मॉड्यूलो और एक्सपोनेंशियल डबल स्टार से हम लोग यहाँ पर डिनोट करते हैं। मैं इस प्रोग्राम को करूँगा सेव और इसके बाद अपने पेज को रिलोड करूँगा और आप लोग देखिए वैल्यू ऑफ 3 + 4 is 7, 3 - 4 is -1, 3 × 4 is 12, 3/4 is 0.75, 3% 4 is 3 and 3 exponent 4 is 81।
तो इस तरह हम लोग कंप्यूटेशंस कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर्स की। असाइनमेंट ऑपरेटर्स हमारे इक्वल टू और डबल इक्वल टू होते हैं। इक्वल टू का मतलब होता है कि x की वैल्यू असाइन हो जाएगी y में, जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखूँ x इक्वल्स टू एक्स प्लस वन। इसका मतलब है कि जो x की वैल्यू थी अब वो हो जाएगी x प्लस वन, यानी कि x में मैंने असाइन कर दिया x की पुरानी वैल्यू प्लस वन। अगर ये एक वेरिएबल है तो मुझे डॉलर लगाना पड़ेगा। मैं आप लोग को इसको एक बार करके दिखा देता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा डॉलर एक्स इक्वल्स टू 4 और फिर इसके बाद मैं लिखूँगा एको डॉलर एक्स और इसके बाद मैं इस चीज़ को वापस से यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा। कंट्रोल एस से मैं करूँगा सेव और उसके बाद मैं इसको करूँगा रिलोड। और देखिए पहले थी एक्स की वैल्यू 4, उसके बाद हो गई है 5, इसलिए ये 4 और 5 दिखा रहा है। मैं अगर यहाँ पे बी आर टैग का इस्तेमाल करूँ तो ये मुझे दोनों 4 और 5 नई लाइन में दिखाएगा, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो इक्वल्स टू हमारे पास होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, डबल इक्वल टू हमारा होता है कंपैरिजन ऑपरेटर। इसी तरह हमारे पास इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर होते हैं, जैसे कि प्लस डॉलर एक्स प्लस प्लस और प्लस प्लस डॉलर एक्स। मैं इसको यहाँ पे कंट्रोल एस करूँगा तो आप लोग देखिए वही काम कर रहा है जो कि मेरा डॉलर एक्स इक्वल्स टू डॉलर एक्स प्लस वन करता था। इसी तरह मैं अगर इसको डॉलर एक्स माइनस माइनस कर दूं तो ये 4 को 3 बना देगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं पहले था x की वैल्यू में 4, अब आ गया है 3। इसी तरह हमारे पास PHP में होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स जो कि होते हैं एंड और उसको हम इफ एल्स में अभी देखेंगे। इसके बाद हमारे पास स्ट्रिंग के ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर जो कि डॉट से हम लोग डिनोट करते हैं। उसके बाद हमारे पास होते हैं एरे ऑपरेटर्स। सारे के सारे ऑपरेटर्स के बारे में अगर आप लोग को जानना है तो आप लोग PHP ऑपरेटर्स गूगल सर्च कर सकते हैं और आप लोग को PHP की डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी। मैं अभी ये काम नहीं करूँगा और मैं डायरेक्टली यहाँ पर मूव करूँगा इफ एल्स स्टेटमेंट की तरफ। PHP में लॉजिक बनाने के लिए हम लोगों को इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करना पड़ता है। इफ़ का मतलब होता है अगर और एल्स का मतलब होता है अगर ऐसा ना हो तो कैसा हो। मैं आप लोग को कोड लिख के दिखाता हूँ। मान लीजिए मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ डॉलर टी इज़ इक्वल टू डेट। डेट फंक्शन हमको रीडेबल डेट और टाइम रिटर्न करता है। डेट एच यहाँ पर मुझे टाइम का आवर रिटर्न कर देगा। अब मैं लिखूँगा इफ डॉलर टी इज़ लेस देन 20, मैं लिख दूँगा एको डॉलर टी डॉट इज़ अ गुड टाइम। उसके बाद मैं लिख दूंगा एल्स एको बैड लक। अब लोग ध्यान रखिए सेमीकोलंस आप लोग लगा लें, कंट्रोल एस से सेव कर दें। इसके बाद आप लोग जैसे ही रिलोड करेंगे आप लोग को मिल गया 10 इज़ अ गुड टाइम। अपने टाइम जोन को देखने के लिए मैं यहाँ पर लिखूंगा एको डेट डिफ़ॉल्ट टाइम जोन अंडरस्कोर गेट। इस फंक्शन से हम लोग अपना डिफ़ॉल्ट टाइम जोन प्राप्त कर सकते हैं। कंट्रोल एस से करूँगा सेव और अपने प्रोग्राम में जाके जैसे ही मैं रिलोड करूँगा ये मुझे बता रहा है यूरोप बर्लिन, इसीलिए मुझे ये आवर 10 बता रहा है और ये 20 से कम है इसलिए बोल रहा है 10 इज़ अ गुड टाइम। तो ये होता है इफ एल्स स्टेटमेंट। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ इफ़ डॉलर 10 इज़ लेस देन 8 और उसके बाद मैं लिख दूँ एल्स इफ डॉलर टी इक्वल्स टू 10, यानी कि अगर डॉलर टी 10 के बराबर है देन एको टाइम इज़ 10। इस केस में ये क्या करेगा कि सबसे पहले पहली वाली कंडीशन को चेक करेगा और अगर वो ट्रू नहीं है तो दूसरी वाली कंडीशन को चेक करेगा और अगर वो भी ट्रू नहीं है तो ये सीधे एको बैड लक को प्रिंट कर देगा। मैं कंट्रोल एस से सेव करता हूँ, इसको रिलोड करता हूँ। आप लोग देखिए मुझे बता रहा है टाइम इज़ 10। ऐसा ही इसलिए कह रहा है क्योंकि ये जो है कंडीशन वो ट्रू हो चुकी है। डॉलर टी हमारा 10 के बराबर है। इस कोड को मैं वापस से कमेंट आउट कर देता हूँ और उसके बाद हम लोग बात करते हैं लूप्स की। सो गाइज अब हम लोग स्टार्ट करेंगे लूप्स। मैंने इस प्रोग्राम में सारा का सारा जो कोड लिखा है उसको मैंने कमेंट आउट कर दिया है। मैंने आप लोग को मल्टी लाइन कमेंट के बारे में बताया था और मैंने मल्टी लाइन कमेंट की मदद से सारे कोड को कमेंट आउट कर दिया है। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को लूप्स के बारे में बताऊंगा। जब कभी भी हमको एक कोड सेगमेंट एक से ज्यादा बार रन करना होता है तब हम लोग लूप्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे कोई एक चीज 1, 10, 15, 20 या फिर 100 एलिमेंट्स के लिए रिपीट करनी है तो मैं वो कोड बार बार नहीं लिखूंगा। इवन कॉपी पेस्ट करना भी प्रोग्राम को बहुत बड़ा बना देगा क्योंकि कभी कभी हम लोग बिलियंस ऑफ आइटम्स में भी काम करते हैं। तो जब भी हमको एक से ज़्यादा इंस्टेंस के लिए कोई सेम काम करना होता है तब हम लोग लूप्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास बहुत सारे नंबर्स है और हमको उन सारे नंबर्स को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तब हम लोग ऐसा काम लूप्स की मदद से कर सकते हैं। लूप्स हमारे पास PHP में 4 तरह के होते हैं। एक होता है वाइल लूप, एक होता है डू वाइल लूप, एक होता है फॉर लूप और एक होता है फॉर ईच लूप।
मैं आप लोगों को सबसे पहले वाइल लूप डेमोन्स्ट्रेट करूंगा। मान लीजिए हमारे पास एक वेरिएबल है, उसका नाम है var1 और उसकी वैल्यू है 5। अब मैं यहाँ पर वाइल लूप लगाऊंगा। जैसे ही मैं वाइल लिखूंगा, देखिए सबलाइम टेक्स्ट ने मुझे एक ड्रॉप डाउन दिया है और ये मेरे कोड को ऑटो कंप्लीट कर देगा। तो ये सबलाइम टेक्स्ट की एक बहुत अच्छी बात है। मैं एंटर मारूंगा और मैं यहाँ पर लिखूंगा वाइल डॉलर var1 इज़ लेस देन इक्वल टू 4 और मैं उसके बाद लिख दूंगा यहाँ पर जो भी मुझे कोड लिखना होगा। इसने ऑलरेडी सबलाइम टेक्स्ट ने मुझे लिख के बता दिया कि यहाँ पर आप अपना कोड लिखिए। तो सबलाइम टेक्स्ट हमको कोड कंप्लीशन करके बहुत काम को आसान बना देता है। मैं यहाँ पे लिखूँगा एको द करेंट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज़, और उसके बाद मैं डॉट लगा कर लिख दूँगा $var1। मैं आप लोग को एक बार और बता दूं, जो डॉट है वो कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर है, जो दो स्ट्रिंग्स को कॉन्कैटिनेट करता है। पहली स्ट्रिंग है हमारी द करंट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज़, और दूसरा हमारा ये वेरिएबल है 5। तो ये इन दोनों को कॉन्कैटिनेट करके हमको शो कर देगा। तो अभी इनिशियली var1 की वैल्यू 5 है और 5 4 से छोटा नहीं है, इसलिए ये लूप रन नहीं करेगा। मैं कंट्रोल एस करके आपको रन करके दिखाता हूँ। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मेरे पेज में कुछ नहीं है, एकदम ब्लैंक दिखा रहा है मुझे। लेकिन अगर मैं इसको 1 कर दूं तो ये मुझे दिखाएगा द करंट वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज़ 1, द करंट वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज़ 1 1 1 1 और ये चलता रहेगा। तो अगर मैं इसको अभी रन कर दूं तो ये देखिए ये यहाँ पर एरर दे रहा है मुझे, क्योंकि कभी मैं वेरिएबल को अपडेट ही नहीं कर रहा हूँ। मैं इसको टैब को बंद कर दूंगा और इसके बाद मैं यहाँ पर जाऊँगा और मैं अपने वेरिएबल को इंक्रीमेंट करूँगा। मैं लिखूँगा $var1++ और सेमीकोलन। अब मैं कंट्रोल ऐसे सेव करूँगा और मैं वापस से इस टैब को खोलूँगा। देखिए मुझे 1 2 3 4 बार बोल रहा है द करंट वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज़ 1। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने इनिशियली वेरिएबल की वैल्यू ली थी 1, ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये एग्जीक्यूट हुआ। उसके बाद वेरिएबल की वैल्यू हो गई 2, उसके बाद वापस से ऐसा 4 बार हुआ और उसके बाद जब वेरिएबल की वैल्यू 5 हो गई तो 5 इज़ नॉट लेस देन इक्वल टू 4, इसलिए ये लूप एग्जीक्यूट नहीं हो पाया और हम लूप के बाहर आ गए। तो ये होता है हमारे पास वाइल लूप। वाइल लूप तब तक चलता रहता है जब तक हमारी कंडीशन ट्रू है, और जैसे ही कंडीशन ट्रू नहीं होती है, यानी कि कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो ये लूप के बाहर आ जाता है। वाइल लूप में मैं आप लोगों को एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा। मैं अगर यहाँ पे लिख दूँ इफ़ $var1 इक्वल्स टू 3 और इसके बाद मैं इसके यहाँ पर लिख दूँ कॉन्टीन्यू। कॉन्टिन्यू का मतलब होता है कि ये जो आइट्रेशन चल रही है लूप की उसको आप छोड़ दो और अगली आइट्रेशन में आ जाओ। मैं यहाँ पर एक br टैग भी ऐड करना चाहूँगा ताकि मेरी चीज़ें नई लाइन में आ जाएं। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करके आप लोगों को दिखाता हूँ। तो करंट वैल्यू हमारे यहाँ पर कोई एरर आ गया है, हम लोग देखते हैं क्या एरर है। और वो एरर ये है कि मैंने यहाँ पर डबल कोट से br को बंद नहीं किया है। तो हम लोग ध्यान रखेंगे कि एरर ना करें। वापस से हमारे प्रोग्राम में एरर है, फालतू का एक सिंगल कोट लगा हुआ है। मैं वापस से इसको सेव करूंगा अपने प्रोग्राम को, उसके बाद मैं रीलोड करूंगा और आप लोग देखिए वापस से ये मुझे दिखा रहा है कि मैं यहाँ पर एक $var1++ भी लिख दूंगा ताकि मेरा वेरिएबल एटलीस्ट इंक्रीमेंट हो जाए। मैं कंट्रोल से सेव करूंगा, वापस से अपने प्रोग्राम को रन करूंगा और आप लोग देखिए द करंट वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज़ 1 2। उसके बाद इसने 3 को स्किप कर दिया। 3 को इसने इसलिए स्किप कर दिया क्योंकि हमारा कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट यहाँ पर चल गया जब वेरिएबल की वैल्यू 3 थी। तो जब वेरिएबल की वैल्यू 3 थी इसके अंदर गया, इसने इंक्रीमेंट किया वेरिएबल को, उसके बाद कॉन्टिन्यू हो गया, यानी कि ये नीचे वाली चीज़ को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अगर मैं कॉन्टिन्यू की जगह ब्रेक कर देता तो ये नीचे वाली चीज़ तो एग्जीक्यूट नहीं करता और लूप के बाहर भी आ जाता। कंटिन्यू और ब्रेक में डिफरेंस ये है कि कंटिन्यू हमारा इस आइट्रेशन को भूल के अगली आइट्रेशन में आ जाता है, यानी कि वेरिएबल 1 इक्वल्स टू 3 जब हुआ उसके बाद जब ये यहाँ तक पहुँचा तो उसके नीचे नहीं आएगा। लेकिन अगर हम लोग ब्रेक लिखेंगे तो ये तोड़ देगा इस लूप को और लूप के बाहर आ जाएगा। मैं आप लोग को यहाँ पर ब्रेक लिख के दिखाता हूँ, कंट्रोल से सेव करता हूँ और आप लोग को दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखिए 1 2 के बाद जैसे ही 3 हुआ वैसे ही ब्रेक हो गया और ये आगे नहीं बढ़ा। लेकिन मैं कंटिन्यू लिखूंगा तो मुझे 4 भी मिलेगा, जैसे कि हम लोगों ने अभी अभी देखा था। तो ये थे हमारे पास ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट। ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट हमारे फॉर लूप में भी काम करते हैं और अब हम लोग बात करेंगे फॉर लूप। मैं इसको वापस से कमेंट आउट कर देता हूँ और बात करते हैं फॉर लूप की। जब भी हमको कोई एक कोड स्निपेट एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स चलाना होता है तब हम फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं। तो फॉर लूप का सिंपल सा सिंटैक्स होता है, आप लोग लिखना फॉर, और अगर आप लोग सबलाइम टेक्स्ट में काम कर रहे हैं तो आपका ऑटो कंप्लीट काम करेगा और जैसे ही ड्रॉप डाउन में फॉर लिख कर आए आप एंटर प्रेस कर दीजिए। ये आपको ऑलरेडी दिखा देगा $i इक्वल्स टू 0, $i इज लेस देन समथिंग, $i++। तो आपका $i 0 के बराबर है और $i लेस देन अगर मैं यहाँ पर 6 लिख दूँ और फिर $i++ लिख दूँ और यहाँ पर लिख दूँ एको करंट वैल्यू ऑफ i इज़ $i।
कंट्रोल ऐसे मैं वापस से इसको सेव कर दूंगा और अब मैं इस लूप को एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर लूप के अंदर घुसते ही हम लोग वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं, जैसे हम लोगों ने किया $i=0। उसके बाद हम लोग सेमी कॉलन लगाते हैं और कंडीशन लिखते हैं जिसको चेक करना चाहिए। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तभी आगे बढ़ेगा। उसके बाद हम सेमी कॉलन लगाते हैं और हम एक अपडेशन कंडीशन लिखते हैं, यानी कि हम लोग वेरिएबल को अपने अपडेट करते हैं और वो अपडेशन होता है लूप चलने के बाद। तो सबसे पहले आई की वैल्यू 0 होगी, कंडीशन चेक होगी, अगर कंडीशन ट्रू हुई तो लूप के अंदर आएगा। उसके बाद अपडेट करेगा आई को, फिर उसके बाद वापस से चेक करेगा एंड सो ऑन। मैं कंट्रोल एस करके आप लोगों को इसको रन करके दिखाता हूँ। देखिए करंट वैल्यू ऑफ आई 0, फिर 1 हुई, फिर 2 हुई, फिर 3 हुई, फिर 4 हुई, फिर 5 हुई। जैसे ही आई की वैल्यू 5 हुई तो आई प्लस प्लस होगी 6 हो गई और ये कंडीशन फॉल्स हो गई, इसलिए लूप के बाहर आ गया। ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट फॉर लूप में भी एग्जैक्टली सेम तरीके से काम करते हैं। तो ये थे हमारे वाइल और फॉर लूप। मैं चाहता हूँ कि आप लोग डू वाइल लूप्स और फॉर ईच लूप अपने आप सीखें। आप लोग PHP की मैनुअल में जा सकते हैं और आप लोग सिंटैक्स कॉपी करके उसको रन कर सकते हैं और वो एग्जैक्टली सेम तरीके से काम करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे PHP में फंक्शंस की। मैं वापस से इस कोड को कमेंट आउट कर देता हूँ। नीचे हम लोग एक फंक्शन बनाते हैं। मान लीजिए मुझे कोई काम करना है, जैसे कि मान लीजिए मुझे एक बहुत सारे नंबर्स को एवरेज करना है और ऐसा मुझे अपने प्रोग्राम में बहुत बार करने की ज़रूरत पड़ती है। तो मुझे बार बार एवरेज का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, या फिर अगर मुझे मीन वगैरह निकालना है, स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना है, या फिर स्टैटिस्टिक्स का कोई और मीट्रिक निकालना है, तो मुझे उसका फॉर्मूला बार बार लिखना पड़ेगा। मुझे वो सारे कंप्यूटेशन बार बार करने पड़ेंगे, हर वेरिएबल के लिए करने पड़ेंगे। इस चीज़ से बचने के लिए हम लोग फंक्शन बना लेते हैं। तो मैं अभी आप लोगों को 3 नंबर का एवरेज निकालने का फंक्शन बना के दिखाता हूँ। तो PHP में फंक्शन बनाने के लिए हम लिखते हैं फंक्शन और उसके बाद फंक्शन का नाम, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एवरेज नंबर्स। उसके बाद हम लोग इसके अंदर लिखते हैं क्या क्या ये वेरिएबल ले रहा है। मान लीजिए ले रहा है $num1 और दूसरा ले रहा है $num2। उसके बाद हम लोग करली ब्रेसेस से फंक्शन के अंदर घुसते हैं और लिखते हैं कि $average इज इक्वल टू $num1 प्लस $num2 अपॉन 2, $num1 प्लस $num2 डिवाइडेड बाई 2। आप लोग ध्यान रखिए ब्रैकेट्स आप लोग लगा लें, वरना आपकी कैलकुलेशंस में प्रॉब्लम आ जाएगी। सेमी कॉलन लगाना ना भूलें और कंट्रोल एस से इसको सेव करें। अब मैं अगर यहाँ पर लिखूँ एको एवरेज नंबर्स 3,4 और कंट्रोल एस से मैं सेव कर दूँ, तो आप लोग देखिए मुझे यहाँ पर कुछ नहीं मिला। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने यहाँ पर रिटर्न नहीं किया है। मुझे एक रिटर्न स्टेटमेंट भी लिखना पड़ेगा, रिटर्न $average, और उसके बाद मुझे सेमी कॉलन लगाना पड़ेगा। मैं कंट्रोल से सेव करूँगा और आप लोग देखिए यहाँ पर मुझे 3.5 मिल चुका है। तो मैं एक बार और बताता हूँ ये हुआ क्या। हमने एक फंक्शन बनाया, यानी कि हम लोग ये काम बार बार नहीं करना चाहते थे। इसका हमने एक नाम रख दिया, इसका नाम था एवरेज नंबर्स। तो कभी भी हम 2 नंबर को जोड़ के उसको अपॉन 2 करें, उसका नाम हमने एवरेज नंबर्स रख दिया और एवरेज नंबर्स फंक्शन में डिफाइन कर दिया कि एवरेज नंबर्स को जब भी हम $num1 $num2 इस तरह की 2 वेरिएबल्स दें, तब आपको उसको जोड़ के हाफ करके रिटर्न कर देना है। रिटर्न मतलब ये वैल्यू वापस से यहाँ पर जाएगी। और ये 3 और 4 आर्ग्यूमेंट्स हैं जो कि पास हुए हैं एवरेज नंबर्स में। तो ये एक सिंटेक्स है, आप लोग इसको सिंटेक्स की तरह याद रखें, ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में घुसने की ज़रूरत नहीं है। इसी की तरह हम लोग एक और फंक्शन बना सकते थे जो कि ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करता। उसके लिए हम लोग जो लेंथ है साइड्स की ट्राइंगल के वो पास करा सकते थे और उसके बाद जो हेरन्स फार्मूला है उसका इस्तेमाल करके ट्राइंगल का एरिया निकाल के रिटर्न कर सकते थे। तो इसी तरह हम लोग बड़े बड़े फंक्शंस भी लिख सकते हैं। फंक्शन टू सेंड एन ईमेल, फंक्शन टू सेंड एन SMS, फंक्शन टू डू दिस, फंक्शन टू डू दैट। अगर आप लोग वेब बेस्ड एप्लीकेशन बनाएंगे तो आप लोग इसकी इंपॉर्टेंस को और अच्छी तरह समझेंगे। तो ये थे हमारे फंक्शंस। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक और फंक्शन बना के दिखाता हूँ जो कि एरिया कैलकुलेट करेगा सर्कल का। मैं लिखूंगा फंक्शन एरिया अंडरस्कोर सर्कल और ये इनपुट लेगा रेडियस। उसके बाद मैं करली ब्रेसेस से फंक्शन के अंदर घुसूंगा और लिखूंगा $area इज इक्वल टू पाई मल्टीप्लाई बाय $radius मल्टीप्लाई बाय $radius। आप लोग को याद दिला दूं कि पाई हम लोगों ने ऊपर डिफाइन कर रखा है। हमने पाई को 3.14 डिफाइन कर रखा है। हमने एक कांस्टेंट बना रखा है और जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था कांस्टेंट्स हम फंक्शन के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसा मैं आप लोग को यहाँ पर करके दिखाऊंगा। तो अगर रेडियस 1 हो जाए तो हमारे सर्कल का एरिया हो जाएगा 3.14। तो मैं यहाँ पर एको लिखूंगा और लिखूंगा दी एरिया ऑफ सर्कल इज, और उसके बाद मैं लिख दूंगा एरिया अंडरस्कोर सर्कल ऑफ 1। कंट्रोल एस को सेव करते हैं और वापस से अपने पेज को रिलोड करते हैं और देखिए एरिया ऑफ सर्कल इज ब्लैंक आ रहा है क्योंकि मैंने रिटर्न नहीं किया। मैं बार बार रिटर्न करना भूल जाता हूँ। आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखिए, इस तरह की गलतियाँ बहुत होती हैं। इस तरह की गलतियों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कि ये एरर भी नहीं देती है। तो
काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है, आप लोग समझ नहीं पाते ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि रिटर्न आपने अगर नहीं किया है तो फंक्शन तो एग्जीक्यूट हो गया है, इसलिए पीएचपी को लगता है कि आप लोग कुछ रिटर्न ही नहीं करना चाहते हैं, आपका फंक्शन कुछ रिटर्न ही नहीं करता है, इसलिए पीएचपी भी आप लोगों को एरर नहीं देता है और आप लोग परेशान हो सकते हैं। इसलिए आप लोग अपने फंक्शंस को चेक करें कि कुछ ना कुछ वो रिटर्न कर रहे हैं कि नहीं। अब आप लोग इसको रिलोड कीजिए और देखिए 3.14 ये दे रहा है। अगर मैं यहाँ पर नंबर चेंज करूँगा, मान लीजिए 54 कर दूंगा, कंट्रोल से सेव करके इसको फिर से रिलोड करूँगा, तो देखिए मुझे एरिया बता रहा है सर्कल का। तो ये थे हमारे फंक्शंस। मैंने आप लोग को जैसे वादा किया था कि मैं दिखाऊंगा कि जो हमारा ऊपर वाला कांस्टेंट है वो यहाँ पर भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, यानी कि फंक्शन के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, और मैंने आप लोगों को वैसा करके दिखाया। तो ये थे हमारे पीएचपी के फंक्शंस। मैं वापस से अपने इस कोड को कमेंट कर दूंगा और मैं वापस से नीचे आ जाऊंगा और हम लोग फ्रेश कोड यहाँ से लिखेंगे। अब मैं आप लोग को बताऊंगा एरे के साथ थोड़े से ऑपरेशंस करना। तो हम लोग एक नया एरे बनाएंगे, लिखेंगे नंबर्स इज इक्वल टू एरे, और उसके बाद मैं लिखूँगा एरे, उसके बाद मैं लिखूँगा 4 6 2 22 और 11। इसके बाद मैं इसमें रन करूँगा फंक्शन सॉर्ट नंबर्स, और जैसे ही मैं इसको कंट्रोल एस करके रिलोड करूँगा तो आप लोग देखिए कि इसने हमारे नंबर्स को सॉर्ट कर दिया, बट मुझे सॉर्ट नंबर्स को प्रिंट करना होगा। अभी इसने मेरे नंबर्स को सिर्फ सॉर्ट किया है, मुझे इन नंबर्स को एक एक करके प्रिंट करना होगा। तो इन नंबर को एक एक करके प्रिंट करने के लिए सबसे पहले मुझे इस एरे की लेंथ लेनी होगी। तो एरे की लेंथ देने के लिए मैं ling नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा और लिखूंगा काउंट डॉलर नंबर्स। तो जो काउंट फंक्शन होता है वो हमको एरे की लेंथ बता देता है। तो मेरे पास डॉलर लेंथ में एरे की लेंथ आ गई है। अब मैं एक फॉर लूप चलाऊंगा और मैं लिखूंगा डॉलर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन डॉलर लेंथ और आई प्लस प्लस। इसके बाद मैं क्या करूंगा, अंदर इसके लिखूंगा डॉलर नंबर्स डॉलर आई, मैं लिखूंगा एको डॉलर नंबर्स डॉलर आई, जहाँ आई वेरी करेगा 0 से लेकर डॉलर लेंथ -1 तक। इसके बाद मैं सेमी कॉलन लगा दूंगा और मैं कंट्रोल ऐसे कर दूंगा सेव। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर एक और एको लगाऊंगा और मैं लिख दूंगा BR टैग, ताकि मेरे सारे नंबर्स नई लाइन में आए। कंट्रोल ऐसे करूंगा सेव और इसको करूंगा मैं रिलोड। आप लोग देखिए सारे नंबर्स मेरे पास सॉर्ट होके आ चुके हैं, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 11, 11 के बाद 22। तो ये था हम लोग किस तरह एरे के नंबर्स को सॉर्ट करते हैं। अब मैं आप लोग को बताता हूँ, अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहते हैं तो हमारे पास एक फंक्शन होता है आर सॉर्ट। तो मैं सिंपली यहाँ पर सॉर्ट को आर सॉर्ट से रिप्लेस कर दूंगा, कंट्रोल से सेव करूंगा और आप लोग देखिए मेरे पास ये उल्टे आ गए हैं, रिवर्स सॉर्ट 22 11 6 4 2। तो इस तरह हम लोग इसको रिवर्स सॉर्ट कर सकते हैं। तो ये थे हमारे कुछ नंबर्स। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक नई फाइल बनाऊंगा। मैं कंट्रोल N दबाऊंगा और कंट्रोल S दबाऊंगा और उसको form.html से सेव कर दूंगा। आई एम सॉरी, form.php से मुझे सेव करना होगा क्योंकि ये एक PHP फाइल है। एंटर मारूंगा और उसके बाद मैं यहाँ पर एक सिंपल सा जो HTML है वो लिख लूँगा, जो कि मुझे सबलाइम टेक्स्ट ऑलरेडी प्रोवाइड करता है। मुझे सिर्फ लेस देन HTML लिखना है और उसके बाद एंटर मारना है, जैसे कि मैंने अभी किया। इसके बाद मैं लिखूँगा PHP फॉर्म और बॉडी के अंदर मैं एक सिंपल सा फॉर्म बना लूँगा। मैं यूज़ करूँगा अपने फॉर्म टैग का, और जैसे मैं फॉर्म लिखूँगा फॉर्म टैग आ गया है। उसके बाद मैं लिखूँगा एक्शन इज इक्वल टू ac.php। उसके बाद मैं लिखूँगा मेथड इक्वल्स टू पोस्ट और मैं अपने फॉर्म टैग के अंदर आ जाऊँगा। उसके बाद मैं लिखूँगा नेम कोलन इनपुट टैग का यूज़ करूँगा। अगर आप लोग को HTML नहीं आती तो बता दूँ, इनपुट टैग एक इनपुट लेने के काम आता है HTML में। उसके बाद मैं टाइप उसका टेक्स्ट कर दूँगा, नेम उसका मैं कुछ भी दे दूँगा, मैं उसका नेम दे देता हूँ NM। उसके बाद मैं लूँगा ईमेल ID ईमेल कोलन और उसके बाद मैं वापस से एक और इनपुट टैग यूज़ करूँगा और टाइप इसका रहेगा टेक्स्ट। नेम में मैं डाल दूँगा EM और मैं एक BR टैग भी लगा लूँगा ताकि मेरा फॉर्म थोड़ा सा अच्छा दिखे, B नहीं BR। अब मैं इसके बाद एक और इनपुट टैग यहाँ पर लगाऊंगा, लिखूंगा टाइप इज इक्वल टू सबमिट। तो ये हमारा एक बेसिक फॉर्म होता है। कंट्रोल ऐसे सेव करके आप लोगों को दिखाता हूँ कैसा दिखता है। मुझे यहाँ पर जाना होगा code/form.php। तो ये मेरा सिंपल सा एक फॉर्म बन गया। बहुत घटिया फॉर्म है आई नो, क्योंकि मैंने इसमें डिज़ाइनिंग नहीं की है। मेरा उद्देश्य इस वीडियो से सिर्फ ये है कि आप लोग को PHP सिखाऊँ। जैसे ही मैं इसमें नेम डालूंगा, मैं लिखूंगा हैरी और ईमेल डालूंगा harry@gharry.gharry। ऐसा ईमेल नहीं होता यार, gharry.com या gmail.com ही कर देते हैं यार। और उसके बाद जैसे मैं सबमिट करूंगा ये चला जाएगा ac.php में, जो कि हमने अभी तक बनाया नहीं है, इसलिए इसने बोला ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड। तो हम एक कंट्रोल N दबाकर ac.php भी बनाएंगे, ac.php। मैं यहाँ पर आप लोग को एक और चीज़ मेंशन करना चाहता हूँ, जो form.php था वो एक HTML फाइल भी हो सकती थी जब तक कि हम इसमें कोई PHP कोड ना लिखें। इसकी एक्सटेंशन मैंने .php इसलिए दी है क्योंकि हम इसमें PHP कोड भी लिख पाएंगे अगर हम इसको .php एक्सटेंशन देंगे। अगर हम इसको .html एक्सटेंशन देंगे तो हम इसमें PHP कोड नहीं लिख सकते। खैर अभी हम लोगों ने इसका नाम दे दिया PHP, तो हम इसका नाम PHP ही रखेंगे। आप लोग अपनी फाइल्स का नाम PHP एक्सटेंशन ही देकर रखें ताकि आप उसमें PHP कोड भी लिख पाएँ।
अब मैं अपने ac.php में आऊँगा, यहाँ पे थोड़ा सा कोड लिखूँगा, php लिखूँगा और उसके बाद php को बंद कर दूँगा। अब मैं आप लोगों को समझाता हूँ यहाँ पर हो क्या रहा है। एक फॉर्म टैग हमने बनाया है, हमने बोला है कि एक्शन है ac.php और मेथड है पोस्ट। पोस्ट मेथड का मतलब कि कोई भी डिटेल जो कि हम भेजेंगे ac.php को वो यूआरएल में नहीं नज़र आएगी, चुपचाप ac.php में फॉर्म से वैल्यू चली जाएगी। उसके बाद हम दो वैल्यूज़ दे रहे हैं, एक तो ले रहे हैं nm, एक ले रहे हैं em। nm है नेम, em है ईमेल। उसके बाद ये सबमिट टैग है जो कि दबाकर ये डाटा ac.php के पास चला जाएगा और ac.php इस डाटा के साथ कुछ भी कर सकता है। मान लीजिए हम लोग टेस्ट कर रहे हैं या फिर हम लोग अलर्ट करेंगे, सिंपली यूज़र को बताएंगे आपने ये नाम डाला, आपने ये ईमेल डाला, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा $name $_ post और यहाँ पर मैं लिख दूँगा nm स्मॉल nm। ये सिंटेक्स होता है पोस्ट रिक्वेस्ट से डाटा लेने का। ऐसे मैं यहाँ पर लिख दूंगा ईमेल और इसको मैं लिख दूंगा em और उसके बाद मैं यहाँ पे एको करा दूंगा, लिखूंगा एको योर नेम इज $name स्पेस एंड योर ईमेल इज $email। तो एक सिंपल सा मैंने फॉर्म यहाँ पे बनाया हुआ है, देखते हैं काम भी करता है कि नहीं करता है। मैं इसको फिर से रिलोड करूँगा। इसमें हैरी मैंने लिखा हुआ है और harry@gmail.com लिखा हुआ है जो मेरा ईमेल नहीं है। इसके बाद मैं सबमिट करूँगा, ये बोला योर नेम इज़ हैरी एंड योर ईमेल इज़ harry@gmail.com। अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा harry11 और नाम लिख दूँगा जैक, उसके बाद देखते हैं क्या ये नाम चेंज हो रहा है। बिल्कुल चेंज हो रहा है, कह रहा है योर नेम इज़ जैक एंड योर ईमेल इज़ harry11@gmail.com। तो इसका मतलब कि हम HTML से PHP को डाटा बहुत ही आराम से दे पा रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। फेसबुक का जो फॉर्म होता है वो भी उसी तरह से बना होता है। मैं आप लोग को facebook.com पर लेकर जाता हूँ अभी और आप लोग को दिखाता हूँ कि वो लोग भी इसी तरह के इनपुट टैग्स यूज़ करते हैं। अगर आप लोग यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और उसके बाद इंस्पेक्ट लिखेंगे तो आप लोग देखिए कि ये इनपुट टाइप इज इक्वल टू ईमेल, क्लास इज इक्वल टू दिस, नेम इज इक्वल टू ईमेल, आईडी इज इक्वल टू ईमेल, ये लिखा हुआ है। तो आप लोग इसमें कोई भी ईमेल एंटर करते हैं और उसके बाद कोई पासवर्ड एंटर करते हैं, उसके बाद लॉगिन करते हैं, तो ये चला जाता है इनके सर्वर साइड PHP स्क्रिप्ट के पास, जो कि चेक करती है कि क्या आप एक वैलिड यूज़र हैं कि नहीं। अगर आप लोग एक वैलिड यूज़र हैं तो आप लोग को ये आपके फेसबुक अकाउंट पर रिडायरेक्ट कर देगा, और अगर आप लोग वैलिड यूज़र नहीं है तो आप लोग को ये एरर थ्रो करेगा, जैसे कि मैं आप लोग को दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे फालतू ईमेल और पासवर्ड डाल दिया है, ये बोलेगा कि नहीं, इस नाम का कोई यूज़र नहीं है। ओ माय गॉड, ओमर अलामरी DSFDSF, मुझे नहीं पता यहाँ पर ये क्या हो रहा है। यहाँ पे तो मैंने कोई वैलिड ईमेल या नंबर भी नहीं डाला, सिंपली DSFDSF डाला है। उसके बाद ये पासवर्ड क्यों मांग रहा है मुझसे, आई डोंट नो ऐसा क्यों हुआ। अगर आप लोगों को पता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए कि ये ओमर अलामरी बिना ईमेल बनाए फेसबुक कैसे चला रहा है DSFDSF से। मैं वापस से ट्राई करता हूँ इस चीज़ को, मैं इस चीज़ को बाद में देखूंगा, लेकिन अभी मैं वापस अपने ट्यूटोरियल पे आ जाता हूँ। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आप लोग पोस्ट रिक्वेस्ट यूज़ कर रहे हैं तो अगर आप लोग यहाँ पर कुछ भी इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे तो आप लोग इसको सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके यूआरएल में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी, यानी कि ये इन्फॉर्मेशन चुपचाप आपकी PHP स्क्रिप्ट के पास आएगी। लेकिन अगर मैं मेथड को गेट कर दूँ, यानी कि पोस्ट की जगह मैं यहाँ पर गेट लिख दूँ, Ctrl+S से सेव कर देता हूँ और यहाँ पे भी गेट लिख दूँ, कैपिटल गेट और सेव कर दूँ, तो आप लोग देखिएगा कि किस तरह यूआरएल में मेरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। मैं रिलोड करता हूँ, वापस से यहाँ पे जैक लिखता हूँ, यहाँ पे harry@gmail लिखता हूँ, सबमिट पे क्लिक करूँगा। आप लोग देखिए मेरा यहाँ पे आ गया nm इज इक्वल टू जैक, em इज इक्वल टू दिस। गेट और पोस्ट में मैं आशा करता हूँ आप लोग को डिफरेंस समझ में आया होगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि ये यूआरएल लोड करके वापस से खुल जाए तो आप लोग गेट रिक्वेस्ट यूज़ कीजिए, जैसे कि यूट्यूब सर्च करता है। मैं आप लोग को दिखाता हूँ। अगर आप लोग youtube.com खोलेंगे तो और सर्च करेंगे कोड विद हैरी, तो आप लोग को देखिए सर्च क्वेरी इज इक्वल टू कोड विद हैरी यहाँ पर यूआरएल में आ रहा है। अब YouTube गेट रिक्वेस्ट क्यों यूज़ करता है, क्योंकि वो चाहता है कि आप लोग रिलोड करके वापस से इसको खोल पाएँ, या फिर आप ये यूआरएल किसी के साथ शेयर करके उसको वापस से इसी पेज पर ला पाएँ। अगर ये पोस्ट रिक्वेस्ट यूज़ करता तो आप लोग ऐसा नहीं कर पाते। मैं आप लोग को फिर से Ctrl+Z करके दिखाता हूँ। जब हम पोस्ट रिक्वेस्ट यूज़ कर रहे हैं तब हम लोग रिलोड करके वापस से उस इन्फॉर्मेशन को नहीं ला सकते। जैसे कि मैं सबमिट पे क्लिक करूँ, कुछ इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे फिल कर लेता हूँ। अब मैं इसको रिलोड करूँगा तो ये कह रहा है कि वापस से आप क्या करना चाहते हैं। फिर मैं ये यूआरएल किसी को अगर भेज दूँ और उसके बाद वो अपने कंप्यूटर में खोले इसको, मैं इनकॉग्निटो में आप लोगों को खोल के दिखाता हूँ, तब कुछ नहीं होगा, वो वापस से उस पेज पर नहीं आ पाएगा। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग गेट और पोस्ट में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को नहीं आया डिफरेंस समझ में तो प्लीज़ मुझे बताइए, मैं आप लोग को वापस से समझाने की कोशिश करूँगा। अब चलिए उसकी बात करते हैं जिसके लिए PHP और MySQL सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, डेटाबेसेस। तो डेटाबेस बनाने के लिए मैं सिंपली क्या करूँगा, अपने ब्राउज़र में जाऊँगा, लिखूँगा लोकल होस्ट और एंटर मार दूँगा। उसके बाद PHP MyAdmin में क्लिक कर दूँगा। अगर आप लोग को नहीं मालूम कि PHP MyAdmin क्या होता है
तो वेलकम टू PHP माई एडमिन। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि PHP माई एडमिन कैसे यूज़ करते हैं। इसको यूज़ करना है एकदम सिंपल है। हम इसमें डेटाबेस बना सकते हैं। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। जैसे मैं डेटाबेसेस पे क्लिक करूँगा, मेरे जितने भी डेटाबेसेस बने हुए हैं वो यहाँ पर मुझे दिखा रहा है। मैं एक नया डेटाबेस बनाऊँगा, उसका नाम रखूँगा PHP ट्यूट और उसके बाद क्रिएट पे क्लिक करूँगा। इसके बाद ये मुझसे पूछेगा कि तुम कितनी टेबल्स में डालना चाहते हो, क्या टेबल डालना चाहते हो। तो मैं इसमें लिख दूँगा यूज़र्स। मैं यूज़र्स नाम की टेबल बनाऊँगा और उसमें कॉलम्स में रख देता हूँ 4। गो पे क्लिक करूँगा तो एक टेबल बन गई। अगर मैं आप लोगों को समझाना चाहूँ कि डेटाबेस क्या होता है तो मैं एक्सेल से आपको समझा सकता हूँ। अगर आप लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में काम किया हुआ हो, मैं आपको यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खोल के दिखा देता हूँ। तो जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक होती है उसी तरह हमारा डेटाबेस होता है। जैसे आप लोग देखिए यहाँ पर ब्लैंक वर्कबुक खुल के आ रहा है, ये एक पूरी वर्कबुक होती है। ये वर्कबुक डेटाबेस की तरह होती है और जैसे जैसे मैं इसमें शीट बनाता जाऊँगा वो मेरी टेबल्स होती हैं और टेबल्स के अंदर की जो वैल्यूज़ होती हैं वो सेल्स होती हैं। तो अगर आप लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में काम किया हुआ है तो आप लोग को डेटाबेस बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं इसको भी बंद कर देता हूँ और आशा करता हूँ डेटाबेस समझना बहुत बड़ी बात नहीं है, लोगों को समझ में आ जाता है, आपको भी समझ में आ गया होगा। मैं यहाँ पर इस टेबल को भरता हूँ। मैं एक इसमें डालता हूँ सीरियल नंबर, उसके बाद में डालता हूँ नेम, उसके बाद में डालता हूँ एज, उसके बाद में डालता हूँ सैलरी। सीरियल नंबर मेरी इंटीजर होगी, नेम मेरा टेक्स्ट होगा, एज मेरा इंटीजर होगी, सैलरी मेरी इंटीजर होगी और मैं इसमें लेंथ डाल देता हूँ और मैं इसको सेव में क्लिक कर देता हूँ। तो मेरी एक यूज़र्स नाम की टेबल यहाँ पे बन चुकी है। मैं अगर इसके स्ट्रक्चर पर क्लिक करूँ तो ये मुझे स्ट्रक्चर दिखाएगा। अगर मैं यूज़र्स पे क्लिक करूँ तो ये टेबल खोल देगा और इसमें जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो मुझे दिखाएगा। अभी इसमें कोई वैल्यू नहीं है तो इसलिए मुझे कुछ नहीं दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ से इसमें कोई वैल्यू इंसर्ट करना चाहता हूँ मैं इंसर्ट पे क्लिक करूँगा, सीरियल नंबर में 1 डाल दूंगा, नेम में डाल दूंगा, नेम मान लीजिए मैं डाल रहा हूँ हैरी, एज में डाल रहा हूँ 102 ईयर्स, सैलरी में डाल रहा हूँ 7 करोड़, 7 1 2 3 4 5 6 7। जैसे ही मैं गो पे क्लिक करूँ जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैंने सीरियल नंबर डाला, नेम डाला, एज डाला, सैलरी डाला और मेरी ये फील्ड जो है फिलअप हो चुकी है। अब मैं अपने कोड में वापस आ जाऊंगा, एक नई PHP फाइल बनाऊंगा, Ctrl+N दबाऊंगा अपने कीबोर्ड में, Ctrl+S दबाऊंगा, उसका नाम लिखूंगा data.php। अब मैं इस data.php से अपने डेटाबेस को कनेक्ट करूंगा। मैं यहाँ पर लिखूंगा $PHP जो कि हमारा यूजुअल PHP का सिंटैक्स होता है। उसके अंदर फिर मैं लिखूंगा $server name इज इक्वल टू लोकल होस्ट। उसके बाद मैं लिखूंगा $यूज़र नेम इज़ इक्वल टू रूट। अगर आप लोगों ने मेरे साथ जैम इंस्टॉल किया तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका भी यूज़र नेम रूट होगा। पासवर्ड आपका ब्लैंक होगा, पासवर्ड इज़ इक्वल टू ब्लैंक। और इसके बाद मैं कनेक्शन बनाऊंगा तो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्रिएटिंग डेटाबेस कनेक्शन। लाइन नंबर 7 मेरा कमेंट है, मैं आप लोगों को एक बार और बता देता हूँ। उसके बाद मैं लिखूंगा $con इज़ इक्वल टू mysqli_connect। ये एक फंक्शन होता है जिसके 3 पैरामीटर्स होते हैं। एक होता है सर्वर नेम, तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा सर्वर नेम। इसके बाद मैं डाल दूंगा $यूज़र नेम, उसके बाद डाल दूंगा $पासवर्ड। अब लोग देखिए सबलाइम टेक्स्ट यूज़ करते समय PHP का कोड लिखना कितना फास्ट हो जाता है। इसके बाद मैं यहाँ पे कनेक्शन चेक करूँगा कि क्या मैं कनेक्ट हो चुका हूँ या नहीं। चेक कनेक्शन। इसके बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा इफ़ नॉट ऑफ $con। इसके बाद मैं इस इफ़ के अंदर चला जाऊँगा, लिख दूँगा डाई फेल टू कनेक्ट। मैं भी आप लोग को समझाऊँगा कि मैंने अभी भी क्या किया है। और इसके बाद मैं लिख दूँगा .mysqli_connect_error जो कि एक फंक्शन होता है और एरर रिटर्न करता है। अब मैं सेमीकोलन से स्टेटमेंट को बंद कर दूंगा। अगर ये इसके अंदर नहीं जाएगा तो मैं लिखूँगा एल्स एको कनेक्शन सक्सेसफुल। अगर हम लोग डेटाबेस से कनेक्ट हो गए तो हमारा $con जो है वो 1 रिटर्न करता है और अगर ये 1 नहीं रिटर्न कर रहा है तो इसका नॉट ऑफ 1 हो जाएगा 0। यानी कि अगर ये 1 रिटर्न नहीं करेगा तो ये वाली लाइन रन होगी और हमको एरर मिलेगा। मैं कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ। उसके बाद मैं /data.php में जाऊँगा, localhost/code/data.php और मैं जैसे ही इसमें जाऊँगा तो देखिए कोई एरर आ रहा है। हम लोग गलतियाँ करेंगे, देखते हैं ये एरर क्या है। लाइन नंबर 9 में ये एरर दे रहा है, कह रहा है कि कॉल टू अनडिफाइंड फंक्शन mysql_connect। ये एक्चुअली mysqli_connect है, तो मैंने गलती कर दी यहाँ पर, आप लोग भी ठीक कर लीजिए। इसके बाद मैं इसको रिलोड करता हूँ तो देखिए कह रहा है कनेक्शन सक्सेसफुल।
तो हमारा प्रोग्राम हमारे डेटाबेस से कनेक्ट हो चुका है। अब मैं आप लोग को एक चीज़ डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ। अगर मैं यहाँ पे पासवर्ड में कुछ गलत सलत डाल दूँ, यानी कि कुछ भी डाल दूँ, Ctrl+S करूँ और उसके बाद इसको रिलोड करूँ, तो ये मुझे एरर दे रहा है। कह रहा है एक्सेस डिनाइड फॉर यूज़र रूट एट लोकल होस्ट यूजिंग पासवर्ड यस। कह रहा है कि आपको पासवर्ड गलत है, आप लोग कनेक्ट नहीं हो सकते। मैं अपने प्रोग्राम को ठीक कर लेता हूँ, Ctrl+Z दबा के Ctrl+S से सेव करता हूँ और मैं आपको सिंपल सी एक MySQL क्वेरी रन करके दिखाऊंगा जिसमें हम डेटा को इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं अपनी इसी टेबल में डेटा को इंसर्ट करूँगा। तो इंसर्ट करने के लिए हम लोग SQL कमांड रन करते हैं। इंसर्ट करने के लिए SQL क्वेरी हमारी होती है इंसर्ट इनटू टेबल और जो भी वैल्यू हम इंसर्ट करना चाहते हैं। इंसर्ट करने के लिए जो सिंटैक्स है वो मैं यहाँ से उठाऊँगा। मैं यहाँ पर इंसर्ट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर एक वैल्यू इंसर्ट करूँगा, कोई सी भी। मान लीजिए नेम 2 लिखूँ और एज मान लीजिए 3 लिखूँ, सैलरी भी 3 लिखूँ, गो पे क्लिक करूँ तो ये देखिए एक SQL जनरेट हो गई है यहाँ पर। ये मेरी SQL का सिंटैक्स है। मैं इसको कॉपी करूँगा और इसी को वापस से रन करूँगा, लेकिन यहाँ पर मैं चेंज कर दूँगा वैल्यूज़ को मैं कर दूँगा 3, नेम 3, या फिर नेम 3 में मैं कुछ अच्छा सा नाम डाल देता हूँ जैसे कि राकेश, और राकेश की एज रख देते हैं 32, सैलरी कर देते हैं 3000 रुपये। Ctrl+S से सेव करते हैं। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि पहले जो हमने ये एंट्री करी है फिल हो चुकी है, यानी कि नेम 2, 3 और 3 इसमें हमने ऑलरेडी ये वाले इंसर्ट से फिल कर दिए। अब मैं इस प्रोग्राम के थ्रू इंसर्ट आपको करके दिखाऊंगा, यानी कि मैं ये SQL क्वेरी रन करके दिखाऊंगा। इस SQL कमांड को रन करने के लिए हमारे पास PHP में फंक्शन होता है। हम लोग को लिखना होगा MySQL i_query और MySQL query में हमको एक वेरिएबल पास करना होगा कौन और दूसरा पास करना होगा SQL। Ctrl+S से मैं सेव करूँगा और मैं data.php को रन करूँगा। जैसे ही मैं इसको रन करूँगा मेरा डाटा इंसर्ट हो जाना चाहिए। मैंने शायद इसको रन नहीं किया है। अभी मैंने इसको रन किया तो लाइन नंबर 24 में कुछ एरर दे रहा है। मैं देखता हूँ क्या एरर है। वो एरर ये है कि यहाँ पर मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया। ये सेमीकोलन मुझे अंदर नहीं बाहर लगाना चाहिए था। Ctrl+S से सेव करता हूँ और वापस से ट्राई करता हूँ। अब तो देखिए कनेक्शन सक्सेसफुल ये वाला एको दिखा रहा है और ये भी क्वेरी रन हो गई होगी। मैं देखता हूँ कि क्या मेरा रिकॉर्ड आ गया है। मेरा रिकॉर्ड अभी तक नहीं आया है, यानी कि कोई प्रॉब्लम है। और अब हम लोग को देखना होगा कि वो प्रॉब्लम क्या है। इस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करने के लिए मैं यहाँ पर लिखूँगा इफ़, क्योंकि ये जो फंक्शन है वो 1 रिटर्न करता है अगर ये क्वेरी सक्सेसफुल होती है और 0 रिटर्न करता है अदरवाइज़। मैं यहाँ पर इफ़ के अंदर इसको डाल दूँगा और मैं लिखूँगा एको सक्सेस और उसके बाद लिखूँगा एल्स। अगर ये रन नहीं हो पाया तो एको, उसके बाद मैं एरर में कॉन्केटिनेट करूँगा MySQL i_error और ये लेता है $con एज अ पैरामीटर। आप लोग को ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग को सिंटैक्स अवेलेबल रहेगा ऑनलाइन, या फिर आप लोग अपनी एक चीट शीट भी बना सकते हैं जहाँ पर आप ये सारा कोड डाल सकते हैं। इसके बाद एक अच्छी प्रैक्टिस होती है कनेक्शन को क्लोज़ करना। जैसे कि हम लोग कभी भी फाइल को ओपन करते हैं तो उसको हम लोग क्लोज़ करते हैं, इसी तरह हम लोग जब भी MySQL का कनेक्शन खोलते हैं तो हम उसको क्लोज़ भी करते हैं। तो MySQL i_close और ये भी लेता है $con। मैं यहाँ पर सारे वेरिएबल्स की स्पेलिंग भी चेक कर लेता हूँ एक बार। Ctrl+S से मैं सेव करता हूँ और मैं वापस से इसको रिलोड करके देखता हूँ और ये कह रहा है नो डेटाबेस सेलेक्टेड। मैंने यहाँ पर कोई डेटाबेस सेलेक्ट नहीं किया है, मुझे डेटाबेस सेलेक्ट करना चाहिए। डेटाबेस का नाम है मेरे PHP टूट। तो जैसे कि मैंने ये कोड लिखा मुझे पता चल गया कि मेरा कोई भी डेटाबेस सिलेक्टेड नहीं था। मैंने यहाँ पे कोई भी डेटाबेस सेलेक्ट नहीं किया। डेटाबेस को सिलेक्ट करने के लिए मुझे यहाँ पर एक और वेरिएबल बनाना पड़ेगा $database = मैं रख दूंगा नाम PHP tut और MySQL _connect में मैं जो चौथा पैरामीटर है वो $database भी दूंगा। Ctrl+S से मैं सेव करूँगा, वापस से मैं रिलोड करूँगा और अब मेरा काम हो जाना चाहिए। कह रहा है सक्सेस, यानी कि मेरा जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पर एंटर हो गया। जैसे आप लोग देख सकते हैं 3 राकेश 32 3000 ये एंटर हो गया है। तो इस तरह हम लोग PHP में डेटाबेस के रिकॉर्ड्स को फिल कर सकते हैं। तो आप लोग एक PHP ऐप बना सकते हैं। मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोग को अब आगे क्या करना चाहिए। अगर आप लोगों की HTML अभी भी कमज़ोर है तो आप लोग को भी HTML अपनी स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए। उसके बाद आप लोग को PHP के प्रोजेक्ट्स पकड़ने चाहिए। जैसे कि PHP में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं। प्रोजेक्ट्स जैसे कि आप लोग लॉगिन सिस्टम बना सकते हैं PHP MySQL की मदद से। आप लोग एक यूज़र को लॉगिन कर सकते हैं। आप लोग यूज़र फॉर्म्स बना सकते हैं, गूगल फॉर्म का रेप्लिका बना सकते हैं। आप लोग एक ईमेल आईडी टेस्टर बना सकते हैं जो कि चेक करेगा वेदर ईमेल आईडी सही है या गलत है। आप लोग सब्सक्रिप्शन फीड बना सकते हैं जो कि आपके ऑनलाइन यूजर्स का ईमेल कलेक्ट करेगी और बाद में आप लोग उनको ईमेल्स भेजेंगे। PHP का एक ईमेल फंक्शन भी होता है जिसको आप लोग PHP मैनुअल में जाके देख सकते हैं और आप लोग उसको यूज़ करना खुद से ट्राई कर सकते हैं।
अब आप लोग को PHP में सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग आ गई है, इसलिए आप लोग जाइए बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे। बूटस्ट्रैप, अगर आप लोग को HTML नहीं आता है तो एक लाइफ सेवर है आपके लिए। आप लोग बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ से आप लोग डायरेक्टली टेम्पलेट्स कॉपी कर सकते हैं। उसकी डॉक्यूमेंटेशन में जाइए, एग्जाम्पल्स में बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं। सिंपल सा बूटस्ट्रैप का कोड आप लोग कॉपी कीजिए और एक बहुत अच्छी अच्छी टेम्पलेट्स इनकी अवेलेबल है, मैं आप लोग को दिखाता हूँ। एग्जाम्पल्स में जाकर आप लोग देखिए, इस तरह की वेबसाइट्स इनकी ऑलरेडी अवेलेबल है। आप लोग जाइए, इनको कॉपी कीजिए और कॉपी करने के बाद आप लोग इस तरह की वेबसाइट्स बना सकते हैं। PHP में सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लिखिए, डेटाबेस से कनेक्ट कीजिए और आप लोग डायनामिक वेबसाइट्स आसानी से बना पाएंगे। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को मेरी ये PHP समझाने की कोशिश अच्छी लगी होगी और आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों का कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक कीजिए। मुझे नेक्स्ट ट्यूटोरियल कौन सा बनाना चाहिए ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइए और मैं आपकी रिक्वेस्ट को जल्दी फुलफिल कर दूंगा। खुश रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। बाय बाय।